ये चुनावी मौसम है और हम इस बात को समझ रहे थे कि जो वोट प्रतिशत बम्पर वोटिंग हुई है उसके मायने क्या। ब्रिजेश जी, आप बता रहे थे कि ये जो 1 बजे तक का ये करीब करीब 40% के आसपास वोटिंग हुई है, इसके क्या मायने समझे जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है, नुक्कड़ सभाएं करना, जागरूकता अभियान चलाना, मतदाताओं के बीच में अब प्रत्याशी भी जा रहे हैं, पार्टी के जो है अलग अलग नुमाइंदे भी जा रहे हैं, इसके साथ प्रशासनिक मशीनरी भी जाती है और वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि मतदाताओं को घर से बाहर निकाला जाए, मतदान केंद्रों तक लाया जाए। और बदलते दौर के साथ अब फैसिलिटीज भी बदली हैं और इसीलिए आज मत प्रतिशत बढ़ा है और मत प्रतिशत बढ़ना कई मायने में बेहद अहम है। न सिर्फ बदलाव के रूप में आप देख सकते हैं, बल्कि आप एक बार आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शायद लोगों का रुझान मतदान की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त लखनऊ से कंट्रोल रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी जुड़ रहे हैं। एसके, आप लगातार सुबह से कंट्रोल रूम पर नजर रखे हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि हर 2 घंटे में जो वोट परसेंटेज आ रहा है पिछले तमाम चुनावों से अलग ये मोमेंटम दिखा रहा है। ये मोमेंटम दिखा रहा है कि बम्पर वोटिंग की तरफ ये इशारा कर रहा है, बल्कि जो सूर्य की तपिश है वो भी तेज हो रही है, लेकिन उस तपिश के साथ हम लोग वोटिंग परसेंटेज भी देख रहे हैं तेज। ये किस ओर इशारा करता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे, बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाए गए थे, जिसमें लगातार आयोग ये कोशिश कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाए। हालांकि अगर हम अभी तक जो 3% आए हैं, चाहे वो सुबह 9 बजे का हो, उसके बाद 11 बजे का हो, फिर 1 बजे का हो, अगर हम देखेंगे तो सुबह 9 बजे करीब 12% के करीब में मतदान था। अगर हम 11 बजे देखेंगे तो करीब 25% था। वहीं अगर हम 1 बजे की बात करें तो 36.87%, मतलब सीधे तौर पर 12% लगातार हर 2 घंटे पर इंक्रीज हो रहा है। हालांकि सहारनपुर एक ऐसी जगह है, सहारनपुर एक ऐसी जगह जहां 42% तक वोटिंग चली गई। हम लोग अगर उत्तराखंड के देखते हैं तो 36-37% तक वहां पर वोटिंग हो गई। तो ये वोटिंग परसेंटेज, खास करके वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें, ये वोटिंग परसेंटेज क्या कोई मैसेज भी कन्वे कर रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये वोटिंग परसेंट निश्चित तौर पर एक मैसेज जरूर है, और मैसेज जहां लगातार कहीं ना कहीं आयोग के भी प्रयास हैं, वहीं बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं। खासतौर पर चाहे उत्तराखंड हो या अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी 3 बजे का प्रतिशत आने वाला है। सहारनपुर जैसा जिला जो 42% से ज्यादा मतदान वहां पर अगर हम देखें तो पिछले 1 बजे तक हो चुका है। हालांकि अब 3 बजे का मतदान प्रतिशत आने जा रहा है, मतलब साफ है कि मतदान प्रतिशत काफी उस जिले में अच्छा चल रहा है। हालांकि रामपुर थोड़ा सा पीछे जरूर दिखाई दे रहा है, लगभग 32% के आसपास दोपहर 1 बजे तक। चूंकि अभी 3 बजे का आने वाला है, अगले कुछ मिनटों में 3 बजे का भी मतदान प्रतिशत आ जाएगा, जिसके बाद ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी कि वो जिले जहां पर सुबह थोड़ा सा जो मतदान प्रतिशत था धीमा दिखाई दे रहा था, क्या वहां पे कोई इंक्रीमेंट इस दौरान हुआ है। हालांकि धूप अच्छी खासी है और खासतौर पर कई नतीजे आ गए, जिलों में काफी गर्मी है। अभी तक के मतदान प्रतिशत पीलीभीत में तकरीबन 47.55% वोटिंग हुई है। वहीं पर सहारनपुर की बात करें तो तकरीबन 54% वोटिंग हुई है। तो 3 बजे तक के अभी बाकी आंकड़े धीमे धीमे करके सामने आ रहे हैं। मैं समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि जिस ये 8 सीटों पर एक चुनाव हो रहा है, पिछली बार का जो वोट परसेंटेज था वो तकरीबन 55 से 60% के इर्द गिर्द में था, लेकिन अभी तक अगर 3 बजे तक का परसेंटेज ही हम लोग देखें तो 50% से ऊपर जा चुका है। यानी कि शाम को 6 बजे तक ये परसेंटेज तकरीबन 65 से 70% तक जा सकता है। मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसने पीछे या एक जो वेव है उसकी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर सहारनपुर जैसे जिलों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर वो मतदान प्रतिशत एक इशारा जरूर है कि लोग खासा उत्साहित हैं, और ये भी हो सकता है कि एक वेव हो जो लगातार चल रही हो। हालांकि ये चीजें अभी दुरुस्त नहीं है और अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी भी होगी कि वेव किसकी तरफ जा रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मतदान प्रतिशत अच्छा जाने की उम्मीद है, जैसा कि लगातार कहीं ना कहीं कोशिशें प्रशासन की तरफ से लगातार
लगातार बहुत सारे अभियानों के जरिए बहुत सारी अपीलें भी हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें और मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं वो चीजें स्पष्ट तौर पर इस मतदान प्रतिशत में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का मतदान प्रतिशत 3 बजे तक है, अभी काफी टाइम है, अभी 3 घंटे से ज्यादा का समय बचा हुआ है, तो सीधे तौर पर उस दौरान मतदान प्रतिशत अच्छा खासा जाने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम पिछले चुनावों के मतदान प्रतिशत को देखें तो लगभग 60, 62, 63 तक गया है, तो कुछ उम्मीद है कि उससे भी आगे मतदान प्रतिशत जा सकता है, खासतौर पर कुछ जिलों में जिसमें अभी तक बेहतर चल रही है चीजें। खासतौर पर ये जो 8 सीटें हैं, इन सभी 8 सीटों पर लगभग मतदान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। लगातार जो मतदाता हैं वो निकल रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा कि ये मतदाता किधर जा रहा है, कौन से ऐसे मतदाता हैं जो बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। जैसी कि तस्वीरें लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी हैं कि एक वेव जरूर है, लोगों में उत्साह जरूर है और लगातार लोग निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि लगातार मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में इंक्रीज हो रहा है। जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अब से थोड़ी देर बाद जब मतदान प्रतिशत 3 बजे तक का आएगा तो वो चीजें भी हम अपने दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ स्थितियां अभी 3 बजे तक के लिए। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता शम्सी आजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बम्पर वोटिंग का जो आप लोगों ने आह्वान किया था वो तो सफल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बम्पर वोटिंग कोई मैसेज तो नहीं है आजाद साहब? इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को और आज के पावन पर्व की सभी को बधाई। जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की आज शुरुआत प्रथम चरण के मतदान से हुई। मतदान की शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों में उत्साह बढ़ता गया। और अब देखिए कि आप खुद देख सकते हैं कि सहारनपुर में सबसे ज्यादा इस वक्त वोटिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन लोग ये चाहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है उनको जीत का अंतर उनको ज्यादा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जहां पर भी वोट पड़े हैं तो कम से कम उनके हर बूथों पर 370 वोट को प्लस किया जाए। तो वही विचारधारा लेकर, वही मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रों में जाकर, बूथ स्तर पर जाकर पन्ना प्रमुखों के साथ बैठकर बैठक की। उसके बाद जो है डोर टू डोर जाकर बाकायदा कैंपेनिंग किया गया है। और यही हाल फिलहाल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम किया जा रहा है कि 370 प्लस वोट लेकर हर बूथ से अगर हम चलेंगे तब हमारी जीत का अंतर जो है 5 लाख 10 लाख के ऊपर तक पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है। और ये देश का चुनाव, ये सबको पता है कि क्षेत्रवाद वाला ये चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मानसिकता उत्तर प्रदेश में सबको पता चल गई है। आपने देखा भी कि गठबंधन इन्होंने जरूर कर लिया, मगर परसों जिस तरीके से गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कहीं पर राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया के माध्यम से हम आएंगे, और वहीं पर अभिषेक वाजपेयी जी, अभी तक इनका कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं हुआ है, आप मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। कॉन्फिडेंस हमारा कहीं से कमजोर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभिषेक से सवाल है ये, शम्सी भाई, अभिषेक जी से सवाल है। आप इनके किसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हम सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालेंगे और उसके बाद आकर के इनकी गोद में बैठ जाते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर बिल्कुल डिटर्जेंट डाल के साफ कर देते हैं, सारी जांचें रुक जाती हैं, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है कि जब तो जनता उस डिटर्जेंट पर मुहर लगा रही है कि नहीं लगा रही है, ये बताइए। ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा हुआ परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो किसके पक्ष में है अभिषेक जी? ब्रजेश भाई, ये बढ़ा हुआ जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। एक तरफ इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, और उसके बाद कहीं पे कुछ और बोलते हैं। जबकि आपको याद होगा कि अभी 2023 पिछले साल 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें एशिया की टॉप 30 में बाकायदा इनका नाम था भारतीय जनता पार्टी की वजह से, जहां पे पहले हमारा स्थान हुआ करता था 18वें नंबर पे, जीडीपी में बाकायदा 30वें नंबर पे भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया भारत को। ये इसको बताना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा हर एक चीज के बारे में। टॉप 30 रिचेस्ट कंट्री इन एशिया में जीडीपी के अकॉर्डिंग ये एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट थी, और अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, मैं समझ नहीं पाता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को
क्योंकि वो झूठ किस कदर बोल लेते हैं। अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इतनी बखूबी से इन लोगों ने झूठ बोला, जिसकी आमदनी 2 करोड़ रुपए है, वो 130 करोड़ रुपए का चंदा ठीक, दे रहा लेकिन था। पहले पश्चिम की आपने बात मणिपुर करेंगे। की घटना पश्चिम के देखी? चूंकि स्थानीय मुद्दे अलग हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि गन्ना बेल्ट है, नहीं, किसान नहीं, बेल्ट है, नहीं, जातिगत समीकरण भी राजेश है। जी, हाँ, भारत के निर्माण का चुनाव है। वो भी यही कह रहे हैं भारत के निर्माण कि ये का विकसित चुनाव है। भारत का चुनाव है। आप भी ये कह रहे हैं, उनका भी ये संकल्प है कि विकसित भारत का चुनाव है, इसको लेके वोट करें। चलिए मैं आता हूं पीयूष जी, हमारे विकसित साथ पीयूष भारत पंत जी कहां भी पे रह गया? राजेश जी, आप मुझे बता दीजिए, विकसित भारत कहां पे रह गया? आज डॉलर के मुकाबले रुपया और कितना टूट गया बताइए। ठीक है, इस पे जवाब मणिपुर लेंगे, की घटना जवाब लेंगे भूल गए आपके मुझे लिए। इसी लगता है। सवाल का मैं महिलाओं जवाब की लूंगा, सुरक्षा लेकिन के पीयूष मुद्दे पंत जी, पे कोई जवाब पीयूष देने पंत वाला जी, नहीं है। ये जो बम्पर अगर भारतीय वोटिंग जनता पार्टी पहले की चरण में हम देख रहे हैं, 1 बजे तक ही करीब 35% से ऊपर, लगभग 40 के आसपास, कुछ में तो 40 पार हो गया। इसके क्या मायने समझें? क्या ये जागरूकता का असर है या फिर ये कोई बदलाव की बयार है? इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये इस तरह का वोटिंग परसेंटेज अगर ये आगे चल के 6 बजे तक, मुझे लगता है इस हिसाब से 70 प्लस जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये एक जागरूकता बढ़ी है लोगों में, और बदलाव लाने की एक जो उनके अंदर छटपटाहट थी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो इसको प्रदर्शित करते। क्योंकि देखिए, अगर मतलब मान लीजिए 7 से 8% वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो ये हमने देखा है अमूमन कि ये एक बदलाव का सूचक होता है। लेकिन 1 से 1.5 से 2% अगर बढ़त होती है, तो जरूरी नहीं कि वो बदलाव लाए। वो उसी पार्टी को जो सत्ता में है उसको और ज्यादा सीटें मिल जाती है या उसको ज्यादा और वोट मिल जाते हैं। पीयूष जी, इस बदलाव को पीयूष जी, इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? 8 में से 5 सीटें विपक्ष के पास थी, 3 सत्ता पक्ष के पास थी, उस बदलाव के रूप में देख रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देख रहे हैं? सरकार के खिलाफ जो है एक तरह से मैंडेट बनता हुआ देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि एक वेव है इसलिए लोग खुल करके मतदान कर रहे हैं? इसे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, देखिए, अभी चूंकि इस फर्स्ट फेज में हम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माना जाता रहा है, लेकिन वहां असंतोष कई स्तर पे इस बार देखने को मिल रहा था। किसानों का मुद्दा है, देखिए, राजपूतों का मुद्दा भी बीच में आ गया, और जो सैनी समाज है उनका भी बीच में आ गया। तो मुझे लगता है ये अल्पसंख्यक की तो इस बार लामबंदी हुई है बहुत तगड़ी। क्योंकि देखिए, उनको लग रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश में, और हम एकदम दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जा रहे हैं। और अगर हम संसद में भी नहीं पहुंचे तो फिर हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो लामबंदी। लेकिन आपने पीयूष भाई, आपने जिन अल्पसंख्यक तबके का जिक्र किया है, उनको नुमाइंदगी देने में सभी राजनीतिक दलों ने गुरेज किया है, खास करके जो उन वोटों की ठेकेदारी करते हैं। देखिए, अभिषेक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस ने भी अपने कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों को लड़ाने से गुरेज किया। मायावती जी को तो मुजफ्फरनगर जाके यह कहना पड़ा कि कोई भी अल्पसंख्यक तबके से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, हमने हरिद्वार में जाकर के जो है टिकट दिया। तो फिर एक तरफ यह है कि वो लामबंद किस तरफ हो रहे हैं, वो वोट बैंक किधर जा रहा है, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी तो नहीं मिल रही जिस रूप में उन्हें मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, ये बात रही है, हमेशा से रही है कि ये बात एक खासियत रही है भारतीय राजनीति की, और खासकर विपक्षी दलों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो गुरेज है अल्पसंख्यकों से। वो ना तो कैंडिडेट खड़ा करती हैं, अब तो वोट मांगने लगी हैं वो, लेकिन कैंडिडेट खड़ा करने में अभी भी कोताही बरतती है उनको, क्योंकि उनका वोट बैंक का सवाल है। क्योंकि हिंदू वोट को कॉन्सेंट्रेट, बोलिए। लेकिन ये बात एक बात मेरी बात पूरी होनी दीजिए। पीयूष जी, एक मिनट, शायद अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। जी अभिषेक जी। देखिए ब्रजेश जी, हमने बाकायदा पीडीए को देख करके और बाकायदा गठबंधन किस तरीके से जीत सकता है हमारा, आपका ऑडियो चला गया अभिषेक जी, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा। चलिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, विपक्षी दल करते हैं, कांग्रेस करती है, बीएसपी करती है, और जो है कि समाजवादी पार्टी भी करती है। इस बार तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पार्टियों ने जो है जो बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए हैं।
एक मुरादाबाद में अगर देखें तो स्ट्रेटजिकली मुझे लगता है कि बदल दिया है समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट जो है कि हिंदू कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। तो ये है, लेकिन जिस अनुपात में मिलना चाहिए मुसलमानों को प्रतिनिधित्व, निश्चित रूप से उतना मिलता नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं देती विपक्षी दलों वाली, और हर कोई उनका वोट लेने के लिए तत्पर रहता है। तो ये उनकी एक शिकायत है, लेकिन उनके साथ अब बड़ी, इसीलिए वो एक मजबूरी वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने हर पार्टी को जो है कि का साथ दिया, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है लगातार, कोई बहुत प्रभावी ढंग से उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो इस बार उनको लग रहा है जो पार्टी जो है लोकसभा के स्तर पे इस बार चूंकि गठबंधन है, मुझे लगता है उसका फायदा मिल रहा है और लामबंदी गठबंधन के प्रति हो सकती है, ऐसा मेरा एक अनुमान है। क्योंकि और इस बार ये भी चाहेंगे आप कि उनके वोट बटे नहीं, हालांकि मायावती ने खड़े कर दिए हैं सब जगह, और ये एक खतरा भी पैदा हो गया है कि वो वोट बढ़ जाएंगे और फिर भाजपा को फायदा मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने खबरें सुनी हैं, जो मेरे कुछ जो साथी लोगों ने खबर दी है कि इस बार एक मानस बन गया है अल्सटो का कि नहीं, इस बार जो है इंडिया गठबंधन का जो भी विनिंग कैंडिडेट है उसकी तरफ हमको एक मुश्त जो है वोट देना है। क्योंकि उनके लिए देखिए आइडेंटिटी का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है भारतीय राजनीति में और सामाजिक स्तर पे भी जो है। तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी इस बार हो गया है। शम्सी, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए डगर बहुत मुश्किल रही है, और इस बार तो चूंकि इंडिया अलायंस है सामने, चुनौती आपके लिए और ज्यादा है, या आपको लगता है कि नहीं पहले से कुछ कम होगा? ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, क्या ये भी एक खतरे की निशानी आपको लगता है कि कुछ है पार्टी के लिए? नहीं, हमारे लिए खतरे गारंटी नहीं। हमने पहले ही बताया ना कि हमने जो है वहाँ पर जो इस तरीके से मेहनत जो की है, तो हमको लग रहा है कि मतदान हमारे पक्ष में जा रहा है। हम जिस तरीके का नारा लेकर चले, हम जिस तरीके से हमने काम किया, हमने सबको सम्मान दिया, हमने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो लोगों ने भी हमको बढ़ चढ़कर मतदान करने का प्रयास किया है। हम इसको अपोजिट में क्यों ले जाए? हमको तो इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार हो सकता है जीत का अंतर ज्यादा, और पश्चिम में जो सीटें हैं बदलाव उनमें आना है। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो हमारे ख्याल से वहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर पहले से नाराजगी चल रही है कार्यकर्ताओं में, उनके अपने प्रत्याशी में, पार्टी में कई बार जाकर वहाँ पर बीजेपी में जाओ और सारे केस माफ कराओ, क्योंकि बीजेपी में जाओ सारे केस माफ कराओ। प्रफुल्ल पटेल जी आपके साथ आकर के बैठे, प्रताप सरनाइक आपके साथ आकर के बैठे, सुरेंद्र अधिकारी आपके साथ आकर के बैठे, तो बड़ी मेहनत करते हैं आप। बिल्कुल इस पर किसी को गुरेज नहीं, हम सब लोग मानते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं आप। कैसे किसी को डराया जाए, कैसे किसी को धमकाया जाए, और जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे आप तो वो खुद ही आपके पास शरणस्थली होकर के आ जाए। नहीं, अभिषेक ये तो एक पहलू हो गया सिक्के का। दूसरा ये है कि वो चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। एक मिनट, उनके नेता हमें सभाएं करते, सम्मेलन करते, समीक्षाएं करते, रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के कहां हैं? राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने अभी आए 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन याद है, जब यादव सम्मेलन इन्होंने करवाया था। नहीं, आप अपने सम्मेलन, आपको अपने याद है कि आखिरी सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ अखिलेश यादव कब यहाँ पे, अभी 2-4 दिन छोड़ दें तो उससे पहले क्या वो अपने कमरे से निकले थे, बाहर लोगों के बीच गए थे? कितनी रैलियां आप लोगों ने की, कितने सम्मेलन किए? हम लोगों ने देखा, हम आदरणीय अखिलेश यादव जी हर किसी के संपर्क में रहते हैं, बाकायदा वो जाते हैं, हर एक जगह पे जाते हैं। लेकिन आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है अभिषेक भाई। शम्सी आप ये बताएं, देखिए आपने उनको सुना, उन्होंने कई चीजों को सामने रखा। कैसे इस पूरे रण को देख रहे हैं आप लोकसभा के, और ये पहले चरण का जो चुनाव है, क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी जिस पे आज वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सब कुछ किनारे आप ले, चाहे वो आप देखेंगे कि आजादी के पहले से ही जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो देश के लिए कुर्बानी दी ना, तो आज छोटे छोटे मुद्दे अगर उनके सामने आते हैं और उसके बाद वो दिखता है उनको कि देश का मुद्दा दिखता है, राष्ट्र धर्म का मुद्दा दिखता है, ये मौका है आदमी को देशभक्ति अपनी साबित करने का, ये मौका है आदमी को देश के मुख्य विचारधारा से जुड़ने का, ये मौका है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलने का। तो